हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं आदर्श गैस के बाद अब वंडर वॉल या रियल गैस का। तो मेरा आज का हेडिंग जो है उन पर देखिए मैं क्या दे रहा हूँ। वास्तविक गैस समीकरण। हेडिंग क्या है भाई? वास्तविक गैस समीकरण। वास्तविक गैस समीकरण, और इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं वंडर वॉल गैस समीकरण। वंडर वॉल गैस समीकरण है ना। हालांकि वास्तविक गैस को कई तरह से समीकरण दिया गया, कई तरह के समीकरण से व्यक्त किया गया, लेकिन दो ही चीज़ों को पढ़ा जाता है, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल में वंडर वॉल को। वंडर वॉल के अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ये याद रखेंगे। अच्छा, इंग्लिश में लिख दूँ। रियल गैस इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? रियल गैस इक्वेशन, और इसी को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? वंडर वॉल इक्वेशन। तो ये हमारे पास सिस्टम बना हुआ है, रियल गैस इक्वेशन या वंडर वॉल इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है आप देखें। मैं पहले आइडियल से शुरू करूंगा, आइडियल गैस इक्वेशन से शुरू करूंगा। ये हम लोग देखे हैं पी वी इक्वल्स टू एन आर और टी, ये हम लोग बोलते थे आइडियल गैस इक्वेशन। बट हमको बाद में पता चला रियलिटी में जब आए तो कि कोई भी गैस आदर्श नहीं है 100%। हर स्थितियों को मिला देखा जाए तो कोई भी गैस आदर्श नहीं है। हाँ, किसी एक दाब पर कुछ गैस कुछ हद तक आदर्श की तरह व्यवहार करने लग जाता है, ये बात अलग है। लेकिन 100% सभी स्थितियों में, सभी जगह, सभी समय कोई भी गैस आदर्श की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। तो देखिए, अब वंडर वॉल ने क्या समीकरण दिया? वंडर वॉल्स इक्वेशन। इसी वैसे दिया समीकरण बहुत सारे लोगों ने, लेकिन वंडर वॉल का समीकरण सबसे मान्य रहा, सबसे एक्सेप्टेड रहा, सबसे ज़्यादा स्वीकार्य रहा। तो वंडर वॉल्स इक्वेशन में क्या हुआ जरा देखिए। P में थोड़ा बढ़ोतरी किया गया और वॉल्यूम में थोड़ा कटौती किया गया। यहाँ का जो प्रेशर है P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, ये P में देखो इतना बढ़ा दिया गया। लेकिन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कुछ घटा दिया गया, ये लीजिए ऐसे, और इक्वल्स टू सेम एन आर टी। ये जो नया समीकरण मिला, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वंडर वॉल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ नई चीज़ें यहाँ पर सामने आ गई है। चलो बात करें। ये जो एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर है, ये क्या है? ये भी एक प्रकार का प्रेशर ही है। मैं प्रेशर डैश कर देता हूँ, ठीक है, एक प्रकार का प्रेशर ही है। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दाब संशोधन, मतलब दाब में कितना बढ़ाया गया, दाब संशोधन बोलते हैं, संशोधन या प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। ठीक है, और ये जो छोटा हिस्सा देखो माइनस किया गया एन बी, ये भी एक प्रकार का वॉल्यूम ही है ना। अब उसको देखो यहाँ पर, इसको हम लोग आयतन संशोधन बोलते हैं, आयतन संशोधन। संशोधन बोलते हैं। वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, ये हो गया। कई बार इसको हम लोग एक एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी बोलते हैं। एक नया नाम क्या देते हैं? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इंग्लिश में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, बहिर्गमित ऐसा लिखते हैं इंग्लिश में, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ना। इसको हम लोग को बाहर करना, एक्सक्लूड मतलब बाहर करने वाला, इसको हम कम कर दिए, बाहर कर दिया, और ये क्या? ऐड कर दिए। ये एडेड है, ये एडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, तो इसको बाहर किए, इसको ऐड किए। ठीक है, यही मतलब है इसका। अच्छा, इसमें कुछ और नई चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। ए और बी दिखाई दे रहा है। ए और बी ये कांस्टेंट है, जिसको हम लोग रियल गैस कांस्टेंट या वंडर वॉल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो वंडर वॉल कांस्टेंट बोलते हैं, ये वंडर वॉल नियतांक है, जिसका मान अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। पर अब क्या है इसको समझना है। मुख्य हमारा क्या बन जाता है? ये दोनों टॉपिक। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हमारा मुख्य बन जाता है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा
पॉइंट और बनता है डिस्कशन का कि हम ये जो संशोधन तो बोल दिए हैं, तो इसमें ए और बी जो कांस्टेंट आया है उन कांस्टेंट के बारे में बात करें, उस कांस्टेंट के यूनिट के बारे में बात करें। ये पूछा जाता है कांस्टेंट का यूनिट। तो पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ, फिर संशोधन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना इंट्रोडक्शन नोट करिए। हम लोग बात करने वाले थे इसके ए और बी के यूनिट पर। तो पहले मैं एक चलो बात कर लेता हूँ पी। ये क्या है, स्मॉल पी डैश लिखा हूँ, ये दाब संशोधन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। दाब संशोधन, दाब संशोधन जो है प्रेशर करेक्शन जिसको बोलते थे, प्रेशर करेक्शन, ये भी तो एक प्रकार का प्रेशर ही है ना। प्रेशर करेक्शन कोई नया चीज़ तो है नहीं, प्रेशर में प्रेशर ही जोड़ा गया है, वॉल्यूम में वॉल्यूम घटाया गया है, तो बहुत सिंपल है, प्रेशर ही है ये। तो ये देखो एन स्क्वायर ए अपॉन वी है, वी स्क्वायर भी ध्यान देना, एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे इस एक इक्वेशन मिल गया, अब इससे ए निकाल लेना है। ए निकालूंगा तो क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम का स्क्वायर बटा मोल के स्क्वायर। अब मात्रक देखो, यूनिट, अब यूनिट कैसे निकालूंगा भाई, प्रेशर का यूनिट जैसा जैसा है वैसे लिखो। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम, एटीएम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सामान्य यूनिट एम के वगैरह में लेना, लीटर स्क्वायर, लीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर और स्क्वायर इसलिए यहाँ पर स्क्वायर। एन क्या है, मोल है, तो मोल की जगह मोल ही लिखता हूँ, ठीक है, मोल स्क्वायर। अब देखो यूनिट को थोड़ा अरेंज किया जाए, क्या बनेगा भाई, ये लीटर स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, लीटर स्क्वायर एटीएम मोल का पावर -2, ये लो, ये हो गया ए का यूनिट। चलिए दूसरे पे चलते हैं, कौन है अब, आयतन संशोधन। तो जो आयतन संशोधन किए हैं ना, आयतन संशोधन वो भी तो एक प्रकार का आयतन ही है। वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन को हम स्मॉल वी से दिखाए थे इसलिए क्योंकि आयतन है। अब यहाँ देखो आयतन, यहाँ देखो वी एन और बी है, तो अपने को बी चाहिए तो क्या करें, बी इक्वल्स टू वी डैश अपॉन एन। तो यूनिट देखो, वी का मतलब लीटर और एन मतलब मोल, तो क्या हो गया भाई, लीटर पर मोल, ये इसका यूनिट हो गया और ये इसका यूनिट हो गया। ये पूछा जाने वाला है, छोटा छोटा टॉपिक का क्वेश्चन है, या ऑब्जेक्टिव बना सकता है, या 1 नंबर 2 नंबर का सवाल है। अच्छा चलिए अब ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया है। हम अब मुख्यतः समझेंगे आयतन संशोधन और दाब संशोधन को, है ना, इतना नोट करें। फिर अब आयतन संशोधन और दाब संशोधन क्यों जोड़ा गया, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या कमी रह गई जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उन्हीं से हम लोग ये निकालेंगे, ठीक। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, संशोधन पर बात करेंगे। दाब संशोधन पहला लिया हूँ। प्रेशर करेक्शन क्या है, सोचे, मैं ये बहुत बात कर रहा था कि उस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दिया गया उसमें 2 स्टेटमेंट गलत हुए, और उसी से एक से प्रेशर करेक्शन आता है, एक से वॉल्यूम करेक्शन आता है। पहला स्टेटमेंट एक गलती क्या हुआ कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने बोल दिया कि गैसों के अणु आपस में न तो आकर्षण बल रखते हैं, ना तो प्रतिकर्षित होते हैं, ना ही पात्र की दीवार से आकर्षित होते हैं, ना ही प्रतिकर्षित होते हैं। हर गैस का अणु अपने आप में एक स्वतंत्र रूप से गति करने वाला अणु होता है, ऐसा बोला गया था। लेकिन एक्चुअली जब देखा गया कि एक्चुअल जो गैसेस होते हैं उनमें आपस में एक भले उनमें कोई बॉन्ड ना बने, लेकिन एक वंडर वाला अट्रैक्शन होता है ना, वंडर वाला अट्रैक्शन होता है। अगर ज़्यादा पास आ गए तो रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन खासकर ज़्यादा होता है, डोमिनेंट होता है। तो हालांकि रिपल्शन भी होता है, ये हायर क्लासेस में स्टडी काफ़ी अच्छा होता है इसका, लेकिन अभी फिलहाल अट्रैक्शन को हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि अणुओं के बीच आपस में कुछ ना कुछ एक बाइंडिंग फोर्स होता है जिससे वो जुड़े होते हैं, है ना। उनमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, एक फिजिकल फोर्स होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, तो उससे वो अटैच रहते हैं। तो उस अटैचमेंट के कारण यहाँ पर मॉलिक्यूल की 2 स्थितियाँ उत्पन्न होती है। जैसे देखें, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, यहाँ ये कहाँ से आया दाब संशोधन ऐसे पूछे तो आपको बताना पड़ेगा कि गैसों के अनुगतिक सिद्धांत के अनुसार, गैसों के अनुगतिक सिद्धांत के अनुसार, गैसों के अनुगतिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक
अणु गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अणु गैसीय अणु एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि न तो आकर्षण फील करते हैं ना ही प्रतिकर्षण फील करते हैं, ऐसा बोला गया था, है ना। इंग्लिश में चाहे तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, each molecule is free from other। यहां पर इतना सेंटेंस शॉर्ट में लिखा हूं, ये सेंटेंस दिया गया, परंतु यहां देखा गया परंतु यह वास्तविक गैस में पूर्णतः सत्य नहीं है। वास्तविक गैस में पूर्णतः सत्य नहीं है, ऐसे, है ना। बट इट इज नॉट ट्रू फॉर रियल गैसेस। ये रियल गैस में बिल्कुल सही नहीं है। अब यहीं से हमको दाब के संशोधन की बात समझ में आएगी। देखो कैसे, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बताता हूँ। मान लीजिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दो तरह के गैस हैं, एक यहाँ है और एक दीवार के किनारे टकराने वाला है ना। अब पहले ये भी समझना है कि दाब कहाँ, दाब का मतलब क्या होता है। दाब का मतलब होता है जो गैसीय अणु दीवार से जो जिस स्पीड से टकराता है ना, उस स्पीड से यहाँ पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को ही पर यूनिट एरिया में जब नाप लें तो वही फोर्स यहाँ पर दाब कहलाता है, गैसीय दाब। ठीक है, दीवार पर ही दाब को ही गैसीय दाब बोलेंगे। अच्छा, अणु मान लो बीचों बीच है, अणु बीचों बीच है तो क्या होगा, इसके चारों ओर इस तरह से अणु घेरे होंगे उसको, तो इधर का जो फोर्स है वो इधर से कैंसिल हो जाएगा, है ना भाई। इधर का फोर्स इधर से कैंसिल हो जाएगा, ऐसा लगा सकते हो। ये लीजिए 3 इधर और 3 इधर लग लो, इस तरह से। तो होगा क्या, इधर के फोर्स को इधर वाला कैंसिल कर देगा और इधर के फोर्स को इधर वाला कैंसिल करेगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर क्या है, चारों दिशा में बराबर फोर्स लग रहा है, तो ये इस अणु पर ये स्टेटमेंट लगभग सही होगा। लेकिन जब वो टकराने की स्थिति में है तो आप समझिए सामने तो मॉलिक्यूल कम हो गए, इधर मॉलिक्यूल अभी भी संख्या में है, तो ये क्या होगा कि ये बाहर की ओर खींचेगा, ये अणु बाहर की ओर खींचेंगे इसको ऐसे। तो जितना स्पीड से टकराना चाहिए वो स्पीड कम हो जाएगा, इसका मतलब दाब भी कम हो जाएगा। ठीक है, दाब भी कम हो जाएगा। तो यहाँ जो दाब जोड़ा गया वो इसी दाब को जोड़ा गया है। तो एक्चुअल में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से दाब होना चाहिए था थोड़ा ज़्यादा, जोड़ दिए हैं कम। तो उसी को हमको करेक्ट करना है कि हमको एक्चुअल में इस सेंस में यहाँ पर बात करना था। तो देखो क्या करते हैं, ये मान लो हमको करेक्शन पूरा करेक्टेड वॉल्यूम है, करेक्टेड प्रेशर है, और ये पहले का ऑब्जर्व्ड है, प्रेक्षित है, और इसमें हमने मान लो स्मॉल पी करेक्शन डाल दिया, तो एक ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा। अब हम जब सोचें तो इसको नॉर्मल पी से दिखाएं तो ये हो जाता है n स्क्वायर A/v² हो जाता है। तो इससे ये जो है वॉल्यूम प्रेशर करेक्शन कहलाता है। तो ये प्रेशर करेक्शन आया कैसे, कहाँ से आया, तो अगर कोई बोले तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल पी डैश, एक जो करेक्शन प्रेशर है या करेक्टेड प्रेशर है या जो कमी था उसको कैसे करें। तो ये एक्चुअल में डिपेंड करता है क्या, n और v के पावर 2 पर ऐसे प्रोपोर्शन होता है। क्यों ऐसा भाई, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की जो नंबर है वो या से 2 मॉलिक्यूल एक टक्कर कर सकता है, 2 मॉलिक्यूल एक टक्कर, तो हमेशा रिएक्टेंट की तरह 2 मॉलिक्यूल को हम पावर 2 में चढ़ा देते हैं। तो यहाँ देखो मोल में पावर 2 चढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल एक रिएक्शन का परफॉर्म करेगा तो ऑर्डर 2 होता है। बिल्कुल वैसे यहाँ पर ऑर्डर 2 लिखे हैं। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अब यहाँ देखो, इसी के लिए अब यहाँ इक्वल का साइन लगाऊंगा तो यहाँ एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कांस्टेंट को a दिखाते हैं, n² अब ये हो गया प्रेशर करेक्शन। तो इसी को बोलते हैं कि हम लोगों ने जो प्रेशर को नापा नहीं, जो सोचा नहीं गया था, उस छोड़ दिया गया था, उस प्रेशर को सोच के यहाँ पर डाल दिए है। ठीक है, अब ये करेक्टेड हो गया है, इसी को करेक्शन बोल देते हैं। ठीक है भाई, तो दाब का संशोधन यहां तक खत्म हो गया। अब चलते हैं आयतन संशोधन।
देखिए दूसरा बात करते हैं आयतन संशोधन पे। आयतन संशोधन के लिए जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसका एक स्टेटमेंट फिर जिम्मेदार है। एक स्टेटमेंट बोला गया था कि एक अणु का आयतन गैस के पूरे आयतन के तुलना में नगण्य होता है, जबकि ये पूरी तरह सही नहीं है। भाई वो आयतन का कुछ न कुछ तो वॉल्यूम होगा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वो गैस का आयतन है, अगर हम उस एक अणु के गैस के आयतन को कंसिडर करें तो गैस जब स्वतंत्र रूप से उस पात्र के अंदर विचलन करता है ना, तो उसके लिए विचलन होने के लिए या चलने फिरने के लिए जो जगह है वो कम महसूस होगा, फ्री स्पेस कम होगा, है ना, फ्री स्पेस कम होगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। तो फ्री स्पेस कम होगा तो हमको क्या पता चलेगा कि वॉल्यूम जितना हम देख रहे हैं एक्चुअल में मूवमेंट के लिए उतना वॉल्यूम तैयार नहीं है, क्योंकि हम क्या माने एक एक गैस के अणु का आयतन नगण्य है, तो हर एक गैस को जितना आयतन बर्तन का है उतना ही आयतन उपलब्ध है, ऐसा सोचा गया। लेकिन हर अणु को उतना आयतन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ गैस वो गैस खुद अपना वॉल्यूम के बराबर जगह को कम से कम वो क्या कर सकता है, ऑक्युपाई कर सकता है। तो उतना आयतन तो कम गिनना पड़ेगा, तो वो आयतन की कमी बोलते हैं। तो यहाँ उसी आयतन को कम कर दोगे तो वो इक्वेशन सही हो जाता है। तो वापस समझाऊं, मैं बोला कि एक मान लो किसी बॉक्स में, समझो ये बॉक्स है या पात्र है, उसमें समझ लो एक ही गैस मॉलिक्यूल है, मान लो एक ही गैस मॉलिक्यूल है, तो एक गैस मॉलिक्यूल का भी तो कुछ आयतन होता होगा। तो ये जो भी, अब भाई टक्कर एक के बीच तो होगा नहीं, कम से कम दो तो लेना ही पड़ेगा। तो मान लो ये दो लिए और हम एक गैस के सेंस में आयतन ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ से देखो कि एक गैस ये इतना जगह वो खुद घेर रहा है, ये इसका डायमीटर है, इतना जगह वो इतना एरिया समझ लो, इतना एरिया वो घेर रहा है, जबकि एक्चुअल में हमको एक के हिसाब से बोलो तो त्रिज्या इतना मिलना चाहिए, ये एक के हिसाब से आयतन है, और ये इतना जगह वो टक्कर के लिए दो दिखाना जरूरी है, और ये दोनों क्या है, डायमीटर है, इस डायमीटर के बराबर का एक्स्ट्रा जगह, इतना जगह वो और घेर रहा है। तो इस टक्कर देखो, अगर मैं एक अणु की गति को सोचूं तो मुझे एक अणु की त्रिज्या से जो आयतन मिलना चाहिए वही कैलकुलेशन सही है, मतलब 4/3 पाई r क्यूब ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि जब टकराएंगे तो दो अणु ऐसे चिपकेंगे, और इस समय ये एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है, एक्स्ट्रा है ना, इसके लिए निकालोगे तो ये, और यहाँ इसके लिए निकालोगे तो ये, लेकिन ये जो डायमीटर वाला पार्ट है वो हमको एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब इसको हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं वहाँ पर। मान लो मैं दो अणु सोचता हूँ टक्कर के लिए, समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बारीकी समझिए। टकराऊंगा तो कम से कम दो अणु ले लेता हूँ। दो अणु का जो त्रिज्या है, ये एक त्रिज्या, इन दोनों त्रिज्या को के हिसाब से आयतन जो होना चाहिए 4/3 इधर का, 4/3 पाई r क्यूब इधर का। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जगह है 2r, वो क्या कर दिया है, ये भी एक्स्ट्रा जगह घेर रहा है, मतलब इतना तो आयतन में कमी हो गई ना। तो इसको हम लोग वहाँ जोड़ दिए हैं, तो हमको अगर इसको माइनस कर दें तो हम एक गैस के आयतन को क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे। तो इसलिए इस वॉल्यूम को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। इतना त्रिज्या से जो वॉल्यूम आएगा, त्रिज्या नहीं है एक्चुअल में, ये इसको हम लोग कोलिजन डायमीटर बोलते हैं, सिग्मा। तो ये 1/4/3 पाई r के जगह सिग्मा क्यूब, इतना हमको भगाना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम में से, तब ये जो बचेगा वही सही आयतन होगा। तो मैं वापस लिखता हूं कि गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार एक गैस अणु का आयतन नगण्य होता है ना। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, जो पूर्णतः सत्य नहीं है, विच इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। अतः यहाँ पर आयतन में कुछ कमी होगा, और जो कमी है उसी को हमको वहाँ पर माइनस कर देना है। और दूसरा मैं बोला कि अणुओं के विचरण के लिए आयतन कम हो गया है। जैसे दो अणु देख रहे हो, दो अणु में ये खुद की त्रिज्या ये हो गई, खुद की त्रिज्या ये हो गई, ये दोनों त्रिज्या, और इतने के बराबर जो एरिया वॉल्यूम, जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो एक्स्ट्रा है, जो घूमने फिरने में जगह कम करने वाला है। भाई एक त्रिज्या के बराबर जगह तो समझ में आता है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा दो त्रिज्या है वो तो एक्स्ट्रा जगह घेर रहा है ना, जिसको कंसिडर नहीं किया गया है। तो अब इसको कम करोगे, इसको भगा दोगे ना, तब काइनेटिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन सही बैठेगा।
तो हम उसी को कम करना है। तो यहाँ से देखो, जो यहाँ से VI जो हमको सुधार करना है, करेक्टेड वॉल्यूम, और V ऑब्जर्व्ड, इसमें हमको कुछ वॉल्यूम को कम करना चाहिए, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं इसको, एक्सक्लूडेड। अब ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है V' लिख देता हूँ। V' कैसे निकालेंगे? तो V' निकालने के लिए तरीका देखिए कि क्या किया जा सकता है। V' निकालने के लिए कोशिश करते हैं, देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 4/3 पाई सिग्मा क्यूब ऐसा है। ये सिग्मा क्या है? सिग्मा यहाँ पर 2r के बराबर है, देखो r प्लस r। तो यहाँ लिख सकता हूँ 4/3 पाई 2r पूरे का क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। 4/3 गुना यहाँ से 8 और पाई r क्यूब। लेकिन ये कितने का है? ये 2 अणुओं का है, 2 अणुओं का है। हमको पर मॉलिक्यूल निकालना है। तो ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये जो आया ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 अणु के लिए है, ये 2 अणु का है यहाँ तक, ठीक है, ये सब। लेकिन अब इसी को 1 अणु के लिए निकालूं, तो 1 अणु के लिए निकालूं क्या होगा? देखो 4/3 गुना 8/2 पाई r क्यूब। तो यहाँ से हो जाएगा ये फिर से 4 कट के। अब देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 4 को बाहर लिख देता हूँ पहले। अब बचा क्या? 4/3 पाई r क्यूब। ये 1 अणु का आयतन है। हर 1 अणु के आयतन को जो भी आप मान लो, तो 1 अणु के आयतन के मुझे 4 गुना आयतन को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम रखना पड़ेगा। तो यहाँ से ये एक तरह से समझ लो 4/3 पाई r क्यूब। ये एक एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का फॉर्मूला है। लेकिन ये क्या है? 1 अणु के लिए है। मान लो 1 मोल के लिए बोलता हूँ, ये 1 अणु के लिए हो गया। अब इसको हम घेरा नहीं करेंगे, 1 अणु वाले को देखना। 4 यहाँ अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब। अब ये क्या हो गया? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल हो गया। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल, इसी को कैलकुलेट करना होता है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल का अगर फार्मूला बोलोगे तो ये है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल, ठीक है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल का फॉर्मूला ये है। तो इसी को हम लोग बाद में क्या दिखाते हैं? बी से दिखाते हैं, इसी को पूरा का पूरा, ठीक है भाई। तो क्लियर है, इसी को बी बोलते हैं। तो इस तरह से ये आयतन करेक्शन हो गया और दाब करेक्शन दोनों हो गया। सिर्फ सबको जोड़ दो तो वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्लियरली समझ में आ जाता है। तो इतना नोट करिए, आज के क्लास में इतना। फिर अगले में हम लोग इसके जरिए वास्तविक गैस को समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए।